अब मेरे पीछे लिखा ये टेक्स्ट पढ़ पाएंगे और यही आज की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। आज सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत तमाम जिलों को अनलॉक कर दिया है। कम होती संक्रमण दर के मद्देनजर जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 सक्रिय केसेस का मानक तय किया गया। इन सभी जिलों में सक्रिय केसेस की संख्या 600 से कम हो गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। शाम को 7 बजे तक से शुरू होगा ये नाइट कर्फ्यू और अगले दिन सुबह तक जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, काशी विश्वनाथ के दरबार बाबा के दरबार भक्तों के लिए खुल चुके हैं। आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट की जो बाध्यता थी वो भी समाप्त कर दी गई है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कर्फ्यू से रियायत रहेगी और उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बेहद बड़ी और अहम जानकारी है ये। प्रदेश अब कोविड कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है, सभी जिलों से हटाया गया है और सबसे बड़ी बात, आज बड़ा मंगल भी है। तो ऐसे में आज के दिन कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो जाना पूरे प्रदेश का ये खास है। तो बेहद खास आज का दिन, बड़ा मंगल है। काशी विश्वनाथ के दरबार खुल चुके हैं और मंदिरों में कतार भी देखने को मिल रही है। प्रदेश अब कोविड कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कर्फ्यू खुला रहेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ गोरखपुर से सुभाष जुड़े हुए हैं। अनूप, राजधानी का क्या हाल है? आज बड़ा मंगल भी है और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू से रियायत मिली है तमाम लोगों को, लेकिन क्या लोग इस बात की गंभीरता को अभी भी समझ पा रहे हैं कि रियायत मिली है लेकिन नियमों से रियायत नहीं है? देखिए पूजा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक करते हुए फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में जो 600 से कम, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले में 600 से कम कोरोना संक्रमित लोग हो गए हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा था उस पर पूरी तरीके से खोल दिया गया है। कल 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू की पूरी छूट दी जाएगी। शाम 7 बजे तक बाजारें खोली जाएंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, नियम कायदे कानून बनाए गए हैं कि जो दुकानें हैं उनको वहां पर जो इकट्ठा न होने पाए आदमी और उनकी थर्मल स्कैनिंग हो और उनके नाम वगैरह भी लिखे जाएं, ताकि और कोई संक्रमित लोग मिलता है तो उसकी पहचान हो पाए कितने लोग वहां पर आए थे। लेकिन पूजा, हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया जरूर गया था। लखनऊ की मैं बात करूं, कागज पर भले ही कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन हकीकत में क्या है, पूजा को तस्वीरें दिखाएंगे। आज कोरोना कर्फ्यू की ढील आज दी गई है, लेकिन इसका नियम कल से लागू होगा आदेश। और आप ये लखनऊ में देखिए कितनी भीड़ है, ये हजरतगंज चौराहा है, लगातार इस तरीके से जाम लगता है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात पूजा ये है कि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, ऐसे में ठीक है, राजधानी का ये हाल है, सीएम सिटी का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। सुभाष हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप तमाम दर्शकों को? अनलॉक की तैयारी है, अनलॉक हो चुका है, लेकिन क्या लोग नियम कानून का पालन कर रहे हैं क्या? जी सूर्य, देखिए आपको बता दूं कि गोरखपुर भी चूंकि अब 600 से कम केस के 600 केस के जो है था कि 600 से कम होंगे तभी अनलॉक किया जाएगा। गोरखपुर भी अनलॉक की तरफ बढ़ गया है। और आपको बता दें कि ये लॉकडाउन भले ही लगा हुआ था, कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन लोग इसका पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन भले ही लोगों को जो है सतर्क कर रही थी, लेकिन कहीं से कड़ाई नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जागरूक भी नहीं है, जागरूकता की अभी भी कमी है। हालांकि इतनी मौतें हुई हैं और लगातार मौतें हुई हैं, जिसको लेकर जो है यहाँ पे काफी समस्या रही है, अस्पतालों की समस्या रही है, भर्ती लोग नहीं हो पा रहे थे, सड़क से दम तोड़ दे रहे थे, उसके बावजूद भी लोग पूरी तरीके से सतर्क नहीं हुए हैं। और सोशल मीडिया पे इंसान की बहुत बुरी आदत है सुभाष की वो बहुत जल्दी भूल जाता है। ये भूलने की बीमारी तमाम समस्याओं की जड़ है। हमारे साथ आदित्य भी जुड़े हुए हैं मेरठ से।
मेरठ के क्या हाल है आदित्य? ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप तमाम दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मुझे बिल्कुल टीम 9 की बैठक में अनलॉक करने का मेरठ को निर्णय लिया गया है। ऐसे में जो मेरठ वासियों ने काफी राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटाया गया। उसके बाद से पहले जैसी व्यवस्था रहेगी, कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आप देख सकते हैं सड़कों पर क्या स्थिति है, इस समय मैं दिखाना चाहूंगा। सड़कों पर फिलहाल जो लोग हैं वो घूम रहे हैं। पुलिस भी दूर बैठी हुई है लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। तो काफी पुलिस प्रशासन को के लिए चुनौती होने वाली है इस कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद, क्योंकि जो लोग बिना मास्क के घूमेंगे उनका चालान करना या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया है आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हालात देखने को मिल रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और मौत के मॉक ड्रिल का जिक्र होगा। आगरा के पारस हॉस्पिटल पर 22 मरीजों की मौत का आरोप लगा। आरोप कि हॉस्पिटल में 22 लोगों की मौत ऑक्सीजन बंद होने की वजह से हुई। पूरे मामले में 4 वीडियो सामने आए, जिसके बाद देखते ही देखते अच्छों की नींव हिल गई। फिलहाल अस्पताल सील हो चुका है। सवाल जस का तस कि आखिरकार मॉक ड्रिल की इजाजत दी किसने? मुझे फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं गया। अब तो इतना बड़ा सूबे में अवधि में एक कहावत है, चिरई के जीव जाए गधेले के खिलौना। आगरा जिले का ये अस्पताल इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन के मॉक ड्रिल के समय 22 मरीजों की मौत होने का आरोप लगा है। आरोप है कि अस्पताल में 22 लोगों की मौत ऑक्सीजन बंद करने से हो गई। ये पूरी कहानी सामने आई वीडियो के सामने आने के बाद। हम आपको पूरा मामला बताते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर का तांडव चरम पर था, हर तरफ ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा था, तब आगरा के इस पारस अस्पताल में कोरोना मरीजों पर मौत का मॉक ड्रिल किया जा रहा था। अब मरीज भर्ती है 96 मरीज थे यहाँ पे और मर गए। ये तो कल सफाई हो गई सब। हाँ सब अच्छा, नॉन कोविड और कोविड सब। अच्छा, अस्पताल में कुल 96 मरीज थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मौत का सफाई अभियान चलाते हुए सबको साफ कर दिया। इतना ही नहीं, मरीजों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन ने तीमारदारों से कहा कि आगरा में ऑक्सीजन की पावर सप्लाई खत्म हो रही है। जिसको अपने मरीजों को बचाना है, ऑक्सीजन लेकर आ जाए। तो एक पत्र लिखा 1 बजे से पहले, पत्र डीएम साहब को ना मरीजों के अच्छा, मरीजों के संबोधन सूचना ये घटना ऐसी आगरा में पावर सप्लाई खत्म हो रही है ऑक्सीजन की, और आप लोग अपना समय रहते इंतजाम कर लें। सुबह 10 बजे तक का समय है। तो पत्र नरेंद्र को, गौरव चौहान को, फिर प्रधानजीत को इकट्ठा करके चस्पा करा दिया। वायरल हो जाएगा। अच्छा, वायरल हो जाएगा, सही है। हाथ में पकड़ लो, फोटो खींचे, मैं सबको पढ़ा दिया वार्डों में। 2:30 बजे तो हड़कम बच गया हॉस्पिटल में। पब्लिक इकट्ठी होगी बाहर, सब घेराबंदी चारों तरफ, मरीज के अफरा तफरी। फिर क्या था? तीमारदारों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। तीमारदारों से ये भी कहा गया कि ऑक्सीजन कहीं नहीं है। हम तो क्या मुख्यमंत्री साहब भी नहीं मंगा सकते ऑक्सीजन? बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दूं सिचुएशन। सुन रहे हैं ना आप मुख्यमंत्री साहब, आप भी नहीं मंगा सकते थे मरीजों के लिए ऑक्सीजन। फिलहाल तीमारदारों ने ऑक्सीजन का प्रबंध किया, अपने अपने मरीजों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन अस्पताल प्रशासन को क्या, उनको तो बेड खाली कराने थे। फिर उन्होंने किया मौत का मॉक ड्रिल। सुनिए पूरी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। दिमाग मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके
फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए। छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। ओए सुना आपने? नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। ओए मौत की ऐसी मॉक ड्रिल की गई कि 5 मिनट में 22 मरीजों की जान चली गई। ना किसी का डर, ना किसी की चिंता, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और 22 जाने खत्म। पूरे मामले का वीडियो सामने आने पर अस्पताल संचालक ने सफाई देते हुए कहा कि वो मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। ऐसे में सवाल ये कि अस्पताल प्रशासन को इस मौत की मॉक ड्रिल करने की इजाजत आखिरकार दी किसने? अस्पताल ने पावर प्लांट में ऑक्सीजन खत्म होने का पत्र जारी कैसे कर दिया? हालांकि पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन 5 मिनट में जान गंवा चुके उन 22 लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है? क्या अस्पताल प्रशासन ऐसे ही मौत का मॉक ड्रिल करते रहेंगे? जनता टीवी के लिए आगरा से प्रदीप रावत और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। कहते हैं जो जिंदगी देता है वो जिंदगी को ले भी सकता है, यानी कि भगवान। लेकिन धरती के भगवान को ये इजाजत किसने दे दी? वो तो जिंदगी देता ही था ना। तो वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि घटना के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और ना ही 22 मरीजों की मौत हुई है। साथ में हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत करी है, उन्होंने भी बयान जारी किया है। देखिए। क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। देखिए, ये जो सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ है या वीडियो के माध्यम से जो सूचनाएं आई हैं, तो ये जो संभावित मालूम पड़ रहा है कि अप्रैल महीना में जब हमारे वैक्सीन, हमारा कोविड-19 काफ़ी तीव्रता के साथ फैला हुआ था, उस समय की ये बात आ रही है। तो इसमें 2 बातें, एक तो ये कि इसमें मॉक ड्रिल करने के कारण से जो पारस अस्पताल के जो मैनेजर या प्रबंधक है बता रहे हैं कि उसके कारण से इस तरह का घटना हो गई। तो इस संबंध में इसका संज्ञान लेते हुए तो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जॉइंट टीम बना के वहाँ पर ऑलरेडी आज सुबह से ही उस पूरे महीना का पूरा उसको देखना कि कितने पेशेंट थे, कितना ऑक्सीजन आपके पास था, ये सब कैलकुलेशन तब हो रहा है। तो जो भी उसका रिपोर्ट आएगा और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो साहब कभी तकरार कर रहे थे, आज इजहार और इकरार के मूड में हैं। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के टीकाकरण के ऐलान के बाद सियासत का दौर शुरू हो गया है। क्या बीजेपी, क्या सपा और क्या कांग्रेस, सबके मुखारबिंद से बोल फूट रहे हैं। सुनिए। टीके पर जो राजनीति है, निश्चित तौर से जो टीका है वो हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से उस टीके को बनाया था। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पूरे देश में शीघ्रता से ज्यादा लोगों को टीका लगे ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश थी। वो इसलिए कि केंद्र सरकार, भाजपा सरकार टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी और टीका लोग ना लगवाएं ताकि शॉर्टेज ना दिखे। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने
वैक्सीनेशन को लेकर आज जो ट्वीट किया है, ये कल चूंकि नेताजी ने उनको संदेश दे दिया कि आपने जो वक्तव्य दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं आने वाली। उन्होंने 2017 में भी आपको बताया था कि आपकी सरकार नहीं आने वाली है, कल भी नेताजी ने आपको संदेश दे दिया है। तो ये उस संदेश से हार मानते हुए आज उन्होंने अपने बयान को पलटा और पलट कर ये कहा कि अब वैक्सीन लगाने की हम बात कर रहे हैं। इस बयान से ये साफ हो जाता है कि इसमें खींच भी है, हार भी है और जनता का प्रेशर भी है आपके ऊपर। समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी टीके पर राजनीति कर रही थी, तो बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे और हमारे नेता ने स्पष्ट किया है कि हम भी भारत का टीका लगवाएं। तो अखिलेश यादव भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। जी हां, सपा पार्टी के अध्यक्ष कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए खुद दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका लगवाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर एक बार फिर सूबे में सियासी तापमान हाई है। अखिलेश ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी। लेकिन अब अखिलेश यादव अपने बयान से पलटी मार गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको अखिलेश यादव का पुराना बयान सुनना चाहिए। सुनिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। पहले नेताजी ने कहा कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ऐलान टीका किया है। जनाक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं और हम भी टीका लगवाएंगे। और टीके की कमी से जो लोग नहीं लगवा सके थे टीका, उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव ने टीका लगवाने का ऐलान करते हुए लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जब वैक्सीन शुरू में आई थी तो भी भारत सरकार की ही तरफ से लगाई जा रही थी। तब अखिलेश को ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये वैक्सीन भारत सरकार की वैक्सीन दिख रही है। बात जो भी हो, लेकिन वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में वैक्सीन को लेकर राजनीति करना, फिर खुद वैक्सीन लगवाने का ऐलान करना अच्छी बात नहीं है नेताजी। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं विधान परिषद में 5 जुलाई को 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी के साथ अगले महीने विधान परिषद में भाजपा की ताकत में इजाफा हो जाएगा। इन खाली हो रहे पदों पर भाजपा के सदस्यों का मनोनयन तय माना जा रहा है, क्योंकि इस समय उच्च सदन में भाजपा की जो संख्या बल है वो 32 से बढ़कर के 36 हो जाएगी। तो वहीं इस मनोनयन के बाद सदन में सपा सदस्यों की संख्या घटकर 47। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में संजीव कपासिया जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। संजीव, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? 5 जुलाई को 4 पद खाली हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने जा रही है। आगामी 5 जुलाई को 4 विधान परिषद सदस्य की सीटें खाली होंगी और जब 4 सीटों पर चुनाव होगा तो एक सीट के लिए 100 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी पूरे विपक्ष के विधायकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी 83 इनकी संख्या होती है पूजा। यानी एक भी एमएलसी, पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर सपा, बसपा, कांग्रेस या फिर अन्य छोटे दल भी साथ आ जाए तब भी एक एमएलसी नहीं चुन सकते। यानी कि चारों जो एमएलसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे और 32 जो संख्या है भाजपा की वो बढ़ के 36 हो जाएगी और अब 51 संख्या है समाजवादी पार्टी की जो घटकर 47 रह जाएगी। यानी कि सीधा वर्चस्व अब भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद में बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो 36
एमएलसी के चुनाव होने हैं मार्च में, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता पहले कराने पर विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब विधान परिषद जो उच्च सदन माना जाता है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने जा रही है। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संजीव कपासिया जुड़े जिन्होंने बताया कि हर संभव गणित कह रहा है कि भाजपा की ताकत में इजाफा उच्च सदन में होने जा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम है आपकी ताकत।